Hello everyone, a very good morning, good afternoon and good evening depending of course from wherever and whenever you have joined this discussion. नमस्कार, मैं हूँ रुचिता और स्टडी स्टॉपर में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रूज के द्वारा दी गई है, इन दोनों थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ये हमें दी गई है एब्राहम मास्लो के द्वारा। इन्होंने ये थ्योरी 1954 में दी थी और एक बुक थी जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। इस बुक में इन्होंने इस थ्योरी का जिक्र किया है। सो बेसिकली जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, उन नीड्स को मास्लो ने एक हायरार्की में बांध दिया है, मतलब लेवल्स दे दिए हैं। हायरार्की यानी जब चीजों को लेवल्स में बांट दिया जाता है और ये लेवल्स या तो टॉप टू बॉटम हो सकते हैं या तो बॉटम टू टॉप हो सकते हैं। तो इस थ्योरी में हमारी जो नीड्स है वो बॉटम से अप जा रही हैं। तो ये हायरार्की जाती है फ्रॉम बॉटम टू अप। सबसे पहले हमारी जो नीड्स होती है वो फिजिकल होती है इनके अनुसार, फिर सिक्योरिटी की नीड्स आती है, सोशल नीड्स आती है, ईगो यानी जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी पावर को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, प्रेस्टीज होना चाहिए, उस नीड को ईगो का नाम दिया है इन्होंने। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे हमारी हाईएस्ट जो कोई एम हो सकता है, हाईएस्ट गोल जब हम अचीव कर लेते हैं तो उस नीड को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम दिया है। एक एक करके हम इन सारी नीड्स को देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारी जो फर्स्ट नीड आती है वो बेसिक नीड्स है जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो इनमें है क्लीन एयर एंड ऑक्सीजन, राइट, एक शुद्ध वातावरण, एनवायरनमेंट हमें मिल सके, हेल्थ, फूड, वाटर, स्लीप, क्लोथ्स एंड शेल्टर, जो बिल्कुल जीवन जरूरी चीजें हैं वो हमारी बेसिक नीड्स यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। ध्यान रखिएगा, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है और साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे होम्योस्टेसिस एक वर्ड है। इसका मतलब है हमारी बॉडी की जो क्षमता है अपने आप को अडेप्ट करने की, वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से चलनी चाहिए। देखिए, जब कभी हम बीमार हो जाते हैं या किसी भी तरीके की फिजिकल हमें परेशानी हो जाती है तो हमसे कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए बॉडी का बैलेंस रहना, बॉडी के पार्ट्स का बैलेंस रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एब्राहम मास्लो ने इसे बेसिक नीड्स में कवर किया है। ऑलराइट, अब देखते हैं सेफ्टी नीड्स। जब हम बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं, मतलब एक जीवन जरूरी पर्याप्त चीजें हमारे पास हो जाती हैं, तब हमें लगता है कि अब हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सिक्योर भी हो जानी चाहिए, है ना। सबसे पहले है पर्सनल सिक्योरिटी, जहाँ पे हम रहते हैं वो एरिया बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए, हमें बाहर निकलने से डर नहीं लगना चाहिए। इमोशनल सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत है, हमारे अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए कि ठीक है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। तो उनका होना हमारे लिए एक इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा करता है और सिक्योरिटी भी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अब जीवन जरूरी चीजें हैं तो ऑफ कोर्स उन्हें मेंटेन करने के लिए, एवरीडे लाइफ को जीने के लिए फाइनेंस तो चाहिए ना, पैसा तो होना जरूरी है। तो इसीलिए एक रेगुलरिटी हो हमारे इनकम में, इसको इंश्योर करने के लिए हम चीजें करते हैं, जॉब करते हैं, है ना। तो वो सिक्योरिटी हमारे अंदर तभी आती है। हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ को लेकर एक सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसके लिए हम फिर इंश्योरेंसेस करवाते हैं कि भाई, है ना, कभी हमें कोई जरूरत पड़ जाए तो इंश्योरेंस हमारे काम आ जाए। अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इलनेस, है ना, ऐसी कोई भी दुर्घटना हो जाए तो इसके लिए भी हमारे अंदर एक डर होता है। तो इन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए हम कुछ सेविंग्स करते हैं कि कोई ऐसी अगर समस्या आ जाए तो हम उसको झेल पाएं और उसको फेस भी कर पाएं। सोशल बिलोंगिंग, देखिए कहावत है ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो अगर हम ये सोचे कि नहीं, हम अकेले ही रह लेंगे या हम अकेले अपना जीवन गुजार सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल मामला हो जाता है। हम सोशल एनिमल्स हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल, हेंस हमें किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी की जरूरत पड़ ही सकती है। तो ये सोशल बिलोंगिंग की जो नीड है ये हम में अराइज होती है और इसे थर्ड लेवल पे इब्राहिम मास्लो ने रखा है।
यानी हमारे लाइफ में फ्रेंडशिप ज़रूरी होती है, इंटीमेसी, फैमिली यानी क्लोज रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ में होने ज़रूरी हैं। फैमिली होनी चाहिए, कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए और क्लोज रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ फ्रेंड्स डोंट डिटरमाइन द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, है ना। मैं तो ऐसे कह दूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमारे काम में कितने लोग आते हैं या काम में छोड़िए हमारे बुरे वक्त में कितने लोग साथ खड़े रहते हैं, उसी से हमारी फ्रेंडशिप्स गिनी जाती हैं। तो भले एक फ्रेंड हो लेकिन ऐसा हो कि जीवन भर आपका साथ दे, तो बस वो फ्रेंडशिप फिर काफ़ी होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ एस्टीम। देखिए जब आपके पास हर तरीके की सिक्योरिटी हो जाती है, सोशली आप ठीक ठाक अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, तब एक सेल्फ एस्टीम की भावना हमारे अंदर आ जाती है या एक नीड क्रिएट होती है कि हम कोई ऐसी जॉब करें कि जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाए, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट हो, रुतबा हो, है ना। तो इस चीज़ को इन्होंने सेल्फ एस्टीम नाम दिया है और 4th लेवल पे रखा है। अब ये 2 वर्जन्स में हो सकता है, एक लोअर एंड हायर वर्जन। देखिए लोअर वर्जन में क्या है, लोअर वर्जन ऑफ एस्टीम इज द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड मे इंक्लूड अ नीड फॉर स्टेटस, रिकॉग्निशन, फेम, प्रेस्टीज एंड अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मुझे एकदम इंस्टेंट कोई शोहरत मिल जाए, मेरा नाम हो, एकदम ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ हद तक आप चाहते हो कि किसी न किसी आपकी क्वालिटी से या किसी न किसी आपकी कोई नेचुरल एबिलिटी से लोग आपको पहचाने। ठीक है, और हायर वर्जन क्या होता है, इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज ए नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कैन इंक्लूड अ नीड फॉर स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस, मास्टरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। यहाँ पे क्या होता है, आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से सारे काम हों, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके अंडर काम करें। ठीक है, अब ये थोड़ा हायर लेवल पे इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। आप चाहते हैं आप अपना खुद का स्टार्टअप कोई स्टार्ट करें और उसमें आप बहुत से लोगों को अपने अंडर काम पे रखें, जहाँ पे यू आर द बॉस, है ना। यू आर द बॉस ऑफ एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपको कोई रोक टोक ना हो, जब मन किया आप अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं। तो ऐसी जब नीड्स अराइज हो जाती है तो वो हायर लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम में आ जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। ये द hierarchies are interrelated rather than sharply separated. This means that esteem and the subsequent levels are not strictly separated. Instead, the levels are closely related. देखिए यहाँ पे उन्होंने हर लेवल को या हर नीड को एकदम सेपरेट नहीं किया है कि आप डायरेक्टली 4th पे पहुँच जाएंगे, आप डायरेक्टली 5th लेवल पे पहुँच जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक नीड अपने आप पूरी होती जाती है और उसके बाद ही दूसरी नीड अराइज होती है ना। अगर हम सोचें कि आज हमारे पास बाइक है तो ये नीड तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन देखना कभी ना कभी ये आपके अंदर आवश्यकता ज़रूर कभी ना कभी आएगी, या आपके अंदर एक ऐसा आइडिया भी आएगा कि आप सोचेंगे कि नहीं यार चलो बाइक तो है, अब देखते हैं कोई कार ले लेते हैं, है ना। फिर एक कार आएगी, उसके बाद आपको लगेगा चलो अब इससे हाई फाई और कोई कार ले लेते हैं। तो ये नीड्स हमारी क्रमशः हायरार्की वाइज ही अराइज होती रहती है और ये क्लोजली रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, सेपरेट नहीं है। ओके, लास्ट जो नीड है हायरार्की की वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो नीड होती है जहाँ पे आपने अपने लिए कोई एम सेट किया हो और जब आपका वो गोल फुलफिल हो जाता है तब आप इस लेवल पे पहुँचते हैं। जैसे हम JRF के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा JRF हो गया तो हमें एक टाइप की सिक्योरिटी मिल जाएगी कि चलिए ठीक है, अब मुझे स्टाइपेंड भी मिलेगा, मैं अपना रिसर्च भी कर सकती हूँ और साथ ही साथ में अपनी PhD भी परस्यू कर सकती हूँ। देखिए एजुकेशन की फील्ड में PhD इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अटेनिंग द नॉलेज, राइट। मतलब PhD तो एक लास्ट स्टेप आ गया जहाँ पे हमें लगता है कि चलो अब जितना भी एजुकेशन में हमारे साल गए वो सफल हो गए। तो जिस दिन आपका PhD हो जाएगा, आपको PhD की डिग्री मिल जाएगी, उस दिन आपके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का दिन होगा। ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए कुछ अलग होगा,
है ना। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ अलग हो सकता है, उसके लिए वर्ल्ड कप जीतना एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है, IAS बनना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है ना। तो दिस डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अंडरस्टूड एज द गोल और एक्सप्लिसिट मोटिव, and the previous stages in Maslow's hierarchy fall in line to become the step-by-step process by which self-actualization is achievable। जी हाँ, बिल्कुल, यही मैंने लास्ट स्लाइड में कहा था। जो सारी नीड्स है, जो पहले की नीड्स आपकी जब फुलफिल होने लगेंगी तब आप धीरे धीरे इसी लेवल पर पहुंच जाएंगे, है ना। इसीलिए हम डायरेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कभी नहीं पहुंचेंगे जब तक कि हमारी प्रीवियस नीड्स फुलफिल नहीं होती। देन an explicit motive is the objective of a reward based system that is used to intrinsically derive completion of certain values or goals। ये जो हमारा मोटिव होता है ये ऐसा होता है जहाँ पे हमें लगता है कि बस मुझे जीवन का जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, जिस चीज के लिए मैं इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा था, वो मिल गया मुझे, है ना। और यही जो गोल है, यही जो हमारा एम है, इतने सालों तक हमें निरंतर बनाए रखता है ताकि हम रोज पढ़ाई कर सके, ताकि जब हमारा रिजल्ट आए तो हमें JRF मिल गया है, JRF हमने अचीव कर दिया है, ये हमारे रिजल्ट में दिखाए। ओके, individuals who are motivated to pursue this goal seek and understand how their needs, relationships and sense of self are expressed through their behavior। very important point। जो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, जिनको पता है हमारा ये गोल है, उसी हिसाब से उनके रिलेशनशिप्स बनते हैं। अब देखिए, जैसे हमें पढ़ना है, हमें 6 आवर्स पढ़ना है, तो क्या हम सब चीज़ों को साथ में रखकर 6 आवर्स पढ़ सकते हैं? क्या नहीं पढ़ सकते हैं। हमें हमारा जो टाइम है वो कट डाउन करना पड़ेगा। जो टाइम दूसरों के लिए कहीं लग रहा होगा, हमें फ्रेंड्स से बातचीत शायद कम करनी पड़े, कोई ओकेजन है, कहीं कोई फंक्शन है, उसमें जाना हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बन के हमारा क्या डेवलप करती है? बिहेवियर। जो लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं वो अपनी ये सारी चीज़ें कट डाउन करते हैं। ओके, इसमें क्या क्या आ सकता है? पार्टनर एक्विजिशन, जैसे मैंने कहा कोई बिजनेसमैन है, उसके लिए कोई कंपनी को एक्वायर कर लेना ही उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का गोल हो सकता है। पेरेंटिंग, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सपना क्या होता है कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, वो अपने सामने अपने बच्चों को सेटल होता हुआ देखे। इससे बड़ी खुशी पेरेंट्स के लिए कभी नहीं होती, ठीक है। तो वो दिन जब वो अपने बच्चों को सेटल होता हुआ देखते हैं तो वो उनके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का दिन हो सकता है ना। कोई आपने टैलेंट, एबिलिटी कोई डेवलप कर ली है, उसके बेसिस पे आपने बहुत बड़ा कोई कंपटीशन जीत लिया है, तब भी आप ये गोल कह सकते हैं कि अचीव हो गया। एंड परसुइंग गोल्स, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस ही है ना। एम लिमिटेड हमारी लाइफ होती है, सबको कुछ ना कुछ करना होता है, तो जब वो चीज़ अचीव हो जाती है तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमें मिल जाता है। ऑलराइट, ओके, अब आता है यहाँ पे एक ट्विस्ट, जहाँ पे एब्राहम मास्लो को ये लगता है कि जो उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो एक विजन दिया था वो कहीं ना कहीं गलत है। उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइफ को एक लिमिट में बांध दिया, जहाँ पे बस इंसान का एम खत्म हो गया या एम उसने अचीव कर लिया तो उसकी सारी नीड्स खत्म हो जाती है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक IAS आज के डेट में भी IAS बनने के बाद भी उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी नीड्स उसकी भी अराइज होती होंगी, तो वो कोई अल्टीमेट गोल है ऐसा आप नहीं कह सकते। देखिए, एग्जाम्स देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना, कोई स्पोर्ट्स में दिन ब दिन अच्छा खेलना, ये तो लगातार चलता ही रहेगा और माइलस्टोन्स क्रिएट होते ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे आपकी लाइफ की नीड्स खत्म हो जाती है ये ज़रूरी नहीं है। इसे उन्होंने नाम दिया ट्रांसेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, ट्रांसेंडेंस रिफर्स टू द वेरी हाईएस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव और होलिस्टिक लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पढ़ी थी, राइट, जो हमें गार्डनर ने दी थी। उन्होंने, आपको अगर याद होगा तो 9th एक इंटेलिजेंस ऐड की थी जिसका नाम था एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये अल्टीमेट और हाईएस्ट लेवल की इंटेलिजेंस होती है जहाँ पे आप स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को भूल के आप वो कॉस्मोस के वर्ल्ड में चले जाते हैं। ध्यान लगाना, है ना, ये सारी चीजें उसमें आती है। बस ये सेम चीज मैस्लो को भी लगी।
उन्होंने सोचा कि एक एम पूरा होने से लाइफ थोड़ा खत्म हो जाती है, उसके आगे भी जीवन होता है जहाँ पे आप सारे एम्स को अचीव करने के बाद एक स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को उन्होंने ट्रांसेंडेंस कहा है और इसको फिर उन्होंने लास्ट लेवल माना है। ऑलराइट, आप जब बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब अवेयर हो जाते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, तो आपका बिहेव करना, चीजों को रिलेट करना, वो एंड की तरह होता है रेदर देन द मीन्स। फिर वो मीन्स हमें इतने ध्यान में नहीं रहते, लेकिन जो हमें एंड पिक्चर दिख रहा है, जो हमने अपनी लाइफ को बनाया है, वो हमें दिखने लगता है और उससे हमें बहुत अच्छा फील भी होता है। ऑलराइट, और उसके ही आधार पर उनका जो बिहेवियर होता है खुद से, और कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिंदगी में, और दूसरे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो इन जनरल, जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनसे आप मिल लेते हैं। कभी कभार होता है ना, कोई इंसान हमसे एक्चुअली रिलेटेड नहीं होता, लेकिन हम उससे बातें कर लेते हैं, कोई स्माइल कर देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, है ना। और अदर स्पीशीज यानी जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, टू नेचर एंड टू द कॉस्मोस। फिर हमें लगता है कि हमारी लाइफ से ऊपर उठ के हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, दान करना चाहिए, एनजीओज खोल लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी था वो तो हमने कर लिया, अब बारी आती है दूसरों को रिटर्न करने की, है ना। तो इस लेवल को उन्होंने ट्रांसेंडेंस कहा है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही इक्वेटेड दिस विद द डिजायर टू रीच द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जीवन के परे कुछ और सोचना मुश्किल है, लेकिन उन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत सोचना, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वो ट्रांसेंडेंस लेवल हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थी अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और अगर आप इसके सभी लेवल्स को देखेंगे तो आप बचपन से लेकर अभी तक जिस भी लेवल तक आप पहुंचे हैं, वो सारी नीड्स आपने कैसे कैसे कवर की है, वो उसी तरीके से आपको इनकी हायरार्की में भी दिखेगी। इन शॉर्ट, उसी को उन्होंने रिफ्लेक्ट करके एक हायरार्की में पिरो दिया है। ऑलराइट, तो ये थी हमारी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अब आते हैं हम सिगमंड फ्रूज के द्वारा दी गई हुई साइको एनालिटिक थ्योरी पे। He argues that human behavior is the result of the interactions among three component parts of the mind. Mind के 3 components होते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है id, ego and super ego। ये 3 जो component हैं, इनके ही अनुसार हमारा जो behavior होता है वो झलकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक component किसी ना किसी एज में हमारे अंदर होता है और उसी हिसाब से हम behave करते हैं। पहले हम देखते हैं इन 3 कंपोनेंट्स को। सबसे पहला कंपोनेंट है इड, आई वांट दैट राइट नाउ। अब ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट पार्ट है, ये हमारे अंदर बचपन में होता है। जैसे बच्चा होता है ना, तो वो हर चीज के लिए जिद करता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, यही वाली डॉल चाहिए, यही वाला मुझे खिलौना चाहिए, या यही खाना चाहिए। तो ये जो चीज है ना, अभी के अभी चाहिए, ये जो चीज है इसे कहते हैं इड, और ये हमारे अंदर यंग एज में होता है। ऑलराइट, जो बच्चे होते हैं उनमें ये होता है, यंग एज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर ईगो। तो ये जो कंपोनेंट है ये थोड़ा मेच्योर लोगों में होता है, या ऐसे कहे कुछ लोगों में होता है जिन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखिए, गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। ऐसे लोगों को ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और वो खुद को अच्छा बोल रहे हैं और अपने आप को ये कह के एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो दूसरी बातों के बारे में नहीं सोचते कि भाई इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा। ठीक है, मुझे ये चाहिए तो इसी हिसाब से ये चीज होनी चाहिए, आपको जैसे करना है करो, मुझे नहीं पता। वो अपने अंदर कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं लाना चाहते, कोई भी चेंज नहीं लाना चाहते, एकदम अड़ियल टट्टू बने रहना चाहते हैं। ठीक है, अब आता है मिड वे, और जो आइडियल वे है, और उसको उन्होंने नाम दिया है ईगो। तो ईगो एक्चुअली ये होता है, ईगो एक समझदार पर्सन में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर। तो ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक इंसान होता है, जहाँ पे वो कुछ अपनी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर देगा और सामने वाले की चीज कुछ एक्सेप्ट कर लेगा।
वो ये भी सोचेगा कि चलो मेरी वजह से सामने वाले को ज़्यादा परेशानी ना हो, उसको ये चीज़ नहीं जम रही है तो हम वो चीज़ हटा देते हैं, दोनों को मिल के काम करना है, ठीक है। तो कोई मिड वे निकालते हैं जिससे दोनों की बात रह जाए और काम भी हो जाए। तो हमें यही वाला जो कंपोनेंट है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, ईगो को फॉलो करना चाहिए। अड़ियल टट्टू हमेशा नहीं बनना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ों में हो सकता है हमारी कोई मजबूरी भी हो सकती है जिसकी वजह से हम अपने अंदर वो चेंज ना ला पा रहे हों, है ना, लेकिन उसकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतनी कि हम सेल्फिश नज़र आएँ। ऑलराइट, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और सबसे बेस्ट वे जो होता है वो ईगो होता है। और ये इंसान बहुत ही अच्छा माना जाता है जो अपनी भी बात कर ले और सामने वाले की बात को भी रख ले। ऑलराइट, अब देखते हैं इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड ने और 2 थ्योरीज दी थी, उन पे बस हम एक नज़र मार लेते हैं। ओके, द स्ट्रक्चरल थ्योरी, it places great importance on how conflicts among the parts of mind shape behavior and personality. These conflicts are mostly unconscious. देखिए अब ये जो 3 कॉम्पोनेंट्स हैं और हमारे अंदर हमेशा इन ही तीनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चले आ रहे होते हैं। हमें कोई एक काम करवाना होता है, सामने वाला नहीं मान रहा होता है और हमारे अंदर ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि हम किस तरीके से अपना बिहेवियर शेप करें या इस इंसान के साथ हम किस तरीके से बिहेव करें। एकदम रूडली बिहेव करना है या प्यार से काम निकलवाना है, किस तरीके से हमारा बिहेवियर शेप लेना चाहिए। और ये मोस्टली अनकॉन्शियसली भी होता है। कभी कभार हमें समझ ही नहीं आता कि हमने जो बात कही है वो क्यों कही। कभी गुस्से में हम कुछ कह जाते हैं, है ना, कभी किसी से प्यार से कुछ कह लेते हैं, उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता उस बारे में, वो अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें हो जाती हैं। Also, according to Freud, personality develops during childhood and is critically shaped through a series of 5 psychosexual stages, which he called as psychosexual theory of development. तो चाइल्डहुड से ही हमारा जो बिहेवियर है वो 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजरते गुजरते ही डेवलप होता है, ठीक है। उसको उन्होंने नाम दिया साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं फिजिकली और मेंटली भी, तो हमारा बिहेवियर शेप होने लगता है। अब ये चीज़ें जो है ये इंटरेक्शन से डेवलप होती हैं। जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमें लोगों का एक्सपीरियंस होता चला जाता है, उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर भी डेवलप होता है ना। हो सकता है आप पहले बार फ्रेंडली रहते हो, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको ये समझ में आया कि आपका फ्रेंडली रहना आपको वीक बना रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, सीधे तरीके से बात करते हैं लोगों से, तो आपको लाइटली लिया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसके साथ आप कैसे भी बिहेव कर लो, है ना। इस एक्सपीरियंस के बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब मैंने कैसे रहना है, सीरियस रहना है या ज़्यादा अपनी बातें डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने बिहेवियर को शेप करते हैं। और जब बचपन से हम मतलब चाइल्डहुड से जब हम एडल्ट एज में पहुंचते हैं तो काफ़ी सारे चेंजेस हमारे लाइफ में होते हैं। तो वो जो एक स्टेज होता है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी भी डेवलप हो रही होती है और हमारा माइंड भी डेवलप हो रहा होता है। See, during each stage, a child undergoes internal conflicts between biological drives and social expectations, and through successful navigation of these internal conflicts, a child may achieve mastery and will turn into a mature personality. अब देखिए, जब आप कोएड में पढ़ते हैं और स्कूल से जब आप कॉलेज में जाते हैं तो कहीं कहीं आपको लगता है कि मुझे सबसे बात करना चाहिए, है ना, जैसे लड़कियों का लड़कों से बात करना। लेकिन फिर आप ये भी सोचते हैं कि नहीं भाई, सोसाइटी में मतलब अगर मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ तो उसको क्या समझा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करती है, बिहेवियर डेवलप करती है। फिर आप सोच लेते हैं कि नहीं, मेरे को सिलेक्टेड लोगों से ही बात करनी है, किसी से भी मैं हंस के बात नहीं कर सकती या एकदम खुल के बात नहीं कर सकती, क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ें कहीं ना कहीं बुरी मानी जाती होंगी, है ना। तो उसी हिसाब से हमारी जो बिहेवियर है वो डेवलप होती जाती है, और जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे मैच्योर पर्सनालिटी में डेवलप हो जाते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आशा करती हूँ आप सबको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ,
कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो, एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, है ना, इसके लिए तो भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टडी हार्ड, डू वेल, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू।